गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी? काफ़ी मज़े में होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास से सभी पढ़ते होंगे। और आज फिर आप सभी बच्चों के बीच मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ। वर्ग 8वीं का आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत जो है ये इतिहास के रूप में जाना जाता है। आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे भाग 2 व्यापार से साम्राज्य तक। यानी हम लोग इसमें यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज लोग हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आए और यहाँ के वो साम्राज्य स्थापित कर लिए। आज हम लोग देखेंगे भाग 4। तो भाग 4 देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा भाग 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग हल्का सा चर्चा कर लें। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है कंपनी यहाँ पर अपनी गतिविधियों को बढ़ाई और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि बंगाल में स्थापित हुई और यहाँ पर अपने राजनीतिक दृष्टि से किस प्रकार से फैलाई, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। साथ ही प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे भाग 4 में कि कंपनी के अफसरों का लक्ष्य, यानी कंपनी के जो अफसर थे उनका क्या लक्ष्य था, क्या मनोवृत्ति थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग आपको सुविधा के लिए हम इसको 3 पॉइंट बनाए हुए हैं। आप लोग इससे भी ज़्यादा पॉइंट बना सकते हैं। तो पहला हमने रखा कि कंपनी के अफसर और कर्मचारी भारत में खूब कमाई कर नवाबों की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे। यानी कंपनी के जो अफसर होते थे, कर्मचारी होते थे, उनका एक लक्ष्य था कि वो इतनी कमाई करे भारत से कि वो नवाबों की तरह ठाठ बाट से रह सके। दूसरा था कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर, यानी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि किस तरह से जो है अंग्रेज लोग बंगाल के नवाबों को बदलते थे। अगर नवाब किसी वजह से अंग्रेजों की सहायता करना या फिर जो है रकम जो है नहीं देने लगे या किसी तरह से कोई अड़ंगा भारतीय शासक लगाने लगे तो उसे तुरंत चेंज करके और दूसरे व्यक्ति को नवाब बनाया जाता था। तो इस तरह से जो है अंग्रेज लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर नवाबों से जमीन और बहुत सारा पैसा लेना चाहते थे। ठीक है। तीसरा हो गया बच्चों, चूंकि रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो मैन हीरो मान सकते हैं आपके कंपनी का। और कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो है अपनी कंपनी के लिए वो बहुत सारा लड़ाइयाँ लड़ी बंगाल में, है ना। और वो क्या है कि भारतीय शासकों से, ठीक है, भारतीय शासकों से अकूत संपत्ति, यानी जिसका कोई गिनती नहीं कर सकते हैं, इतनी सारी संपत्तियां जो है रॉबर्ट क्लाइव ने अब अर्जित किया था। बाकी जो कर्मचारी या जो भी अफसर आए उतनी कमाई जो है नहीं कर पाए जितना कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो कमाई करके यहाँ से गए थे। तो कुल मिला के हम लोग देखते हैं कि हर हाल में कंपनी के अफसरों का एक ही लक्ष्य था कि भारत से जितना अधिक से अधिक धन दौलत हीरा मोती जवाहरात जितना अधिक से अधिक यहाँ से कमाकर अपना इंग्लैंड ले जा सके। दूसरा है कंपनी का फैलता साम्राज्य, यानी किस तरह से कंपनी जो है अपना साम्राज्य जो है वो फैलाने लगी। तो इसको भी हमने 3 भागों में 3 बिंदुओं में रखा है। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी ने साम्राज्य फैलाने के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक आर्थिक साधनों का सहारा लिया। बच्चों यहाँ पर एक चीज जानने की आवश्यकता है कि कंपनी ने कभी भी सैनिक, ये कह सकते हैं कि सीधे सैनिक हमले ना करके
यानी सीधे जो है सैनिकों के द्वारा हमला ना करके अंग्रेजों का एक एम था कि वहाँ के राजनीतिक हो गया, अगर वो राजनीतिक से मानते हैं ठीक है, आर्थिक हो गया, और कूटनीतिक साधनों के द्वारा जो है वह अपना साम्राज्य जो है फैलाने लगे। दूसरा हो गया, कंपनी ने राजनीतिक और व्यवसायिक हितों की रक्षा के लिए रेजिडेंट नियुक्त किए, यानी यहाँ तक कि कंपनी जो है अपना रेजिडेंट रखने लगी, ठीक है, अपनी एक अलग सेना रखने लगी। और और क्या है कि जब वो अपनी सेना रखने लगे तो सहायक संधि के तहत भारतीय रियासतों पर स्वतंत्र सेनाएं रखने पर रोक लगा दी। यानी अंग्रेज जो है वह अपनी सेना तो रख सकते थे, लेकिन भारतीय जो शासक थे उसको अपनी स्वतंत्र सेना रखने की मनाही थी, वो रख नहीं सकते थे। और यहाँ तक कि अगर कंपनी की सेना का सारा जो खर्च होता था वह शासक उठाते थे, यानी कंपनी रेजिडेंट रखते थे, कंपनी सेना रखते थे, लेकिन उस सेना को रखने में जो भी खर्च आएगा वह भारतीय शासक ही उसको चुकाते थे, उठाते थे, है ना। और अगर कोई शासक यह ऐसा नहीं करते थे तो उन्हें अपने कब्जे में ले लेता था, है ना। यानी अगर कोई शासक ऐसा करने से मना करता था तो उस पर जो है कंपनी अपना कब्जा जो है वो जमा लेती थी, और इसी तहत अवध और हैदराबाद जो है कंपनी का इलाका बन गया, क्योंकि उसे छीन लिया गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों कि सैर ए मैसूर टीपू सुल्तान, यानी मैसूर का शेर जो है वो टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों कि अंग्रेजों ने अवध और हैदराबाद को बहुत आसानी से वहाँ के राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक के जरिए जो है अपने अधिकार में कर लिया। लेकिन जैसे ही वह मैसूर की ओर बढ़ा तो मैसूर की तरफ जो है टीपू सुल्तान से अंग्रेजों का सामना हुआ। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लोहा लिया। तो इसको भी हम लोग जो है 6-7 पॉइंट में हम लोग कोशिश करेंगे इसको समझने का। तो दक्षिण भारत राज्य मैसूर के लिए कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक कार्रवाई का रास्ता अपनाकर अपने राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति की। जैसा कि हम लोग कुछ देर पहले देखे थे कि कुछ राज्यों पर अंग्रेज जो है डायरेक्ट सैनिक कार्रवाई नहीं की, लेकिन मैसूर पर उन्होंने ऐसा करना पड़ा। यहाँ पर डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष सैनिक कार्रवाई के द्वारा जो है अपनी और राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति की। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हैदर अली, ठीक है, हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है टीपू सुल्तान जो है वह मैसूर की गद्दी पर बैठा। यानी टीपू सुल्तान के जो है पिता हैदर अली थे, और हैदर अली भी जो है वह अंग्रेजों से बराबर उनका जो है सामना युद्ध जो है होते रहता था। हम लोग आगे देखेंगे। टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य बना, ठीक है। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर जो है एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था। हैदर अली अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारा गया, और उसी युद्ध में जो है हैदर अली जो कि टीपू सुल्तान के पिता थे वह अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जो है मारे गए। टीपू ने अपने बंदरगाहों से चंदन, ठीक है, काली मिर्च, इलायची के निर्यात पर रोक लगाती थी। तो जिस तरह से हैदर अली जो है अंग्रेजों से हमेशा युद्ध होते रहता था, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर जो है टीपू सुल्तान भी जो है वो अंग्रेजों से लड़ता मतलब युद्ध होते रहता था। और टीपू सुल्तान ने क्या किया कि अपने बंदरगाह से चंदन का जो लकड़ी है, काली मिर्च और इलायची का जो निर्यात होता था, इंग्लैंड जाता था, उस पर ये रोक लगा दी। इसके बाद देखते हैं कि टीपू ने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिक तरीके से सुसज्जित किया, जिसके चलते अंग्रेज काफी संशयित हो उठे। तो चूंकि टीपू सुल्तान ये जानता था कि अंग्रेजों को तभी हम हरा पाएंगे या उससे लड़ाई कर पाएंगे जब हम उनके जैसा आधुनिक बने।
तो इसीलिए टीपू सुल्तान ने क्या किया कि फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना को जो है सुसज्जित किया और आधुनिक ढंग से अपनी सेना को ट्रेनिंग भी दिया, प्रशिक्षण भी दिया, ठीक है, ताकि वो अंग्रेजों से लड़ सके। और यह देखकर अंग्रेज लोग क्या हो गए, सशंकित हो गए कि अगर हम इसको अभी नहीं रोकेंगे तो यह फिर हमारे लिए खतरा हो सकता है। इसके बाद टीपू ने क्या किया कि तुर्की से और फ्रांस से, ठीक है, तुर्की और फ्रांस से दूत भेजकर उनका समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। टीपू की शक्ति देखकर अंग्रेजों ने सैनिक कार्रवाई की थी। तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि इन सब कारणों की वजह से जो है अंग्रेज जो है वो टीपू से सैनिक कार्रवाई शुरू की थी। और यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो है यह युद्ध होता है, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे और यह जानेंगे कि टीपू सुल्तान किस तरह से अंग्रेजों से लड़ा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों कि टीपू सुल्तान और हैदर अली के बीच में कुल 4 मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध जो है होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वह 1700, ये आपको याद करने वाले विषय है कि 1767 से 1769 के बीच जो है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच होती है, ठीक है। उसी प्रकार से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 1784 तक चला और यह भी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। यानी जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, प्रथम और द्वितीय में याद रखेंगे कि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में होता है, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच होता है। ये याद रखना है कि अभी हम आप लोग को 3 आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बता रहे हैं, कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। इस युद्ध में जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसमें इस युद्ध में टीपू सुल्तान जो है वो बहादुरी से लड़ा। यानी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इस युद्ध में टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ा, लेकिन विवश होकर अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। ये याद रखना है कि श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी वह किनके बीच में हुई और किस युद्ध में हुई। तो याद रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच यह संधि होती है, और किस युद्ध में हुआ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि इस संधि से क्या होता है कि जब यह संधि हुई तो मैसूर को आर्थिक और सामरिक रूप से कमजोर कर दिया गया। ये अंग्रेजों की एक चाल थी कि उसे ऐसा कर देना है कि वो दोबारा फिर जो है युद्ध ना लड़ सके। तो इस संधि के द्वारा मैसूर को आर्थिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से जो है वो कमजोर कर दिया। एक चीज और याद रखना है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू पर यह आरोप लगाया था, है ना। ये अंग्रेज लोग हमेशा जो है कुछ न कुछ ऐसा सोचते थे कि ताकि वहां के शासकों को किस तरह से युद्ध के लिए अग्रसर या उत्साहित किया जाए। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि चूंकि अंग्रेजों को यहाँ पर अपना साम्राज्य फैलाना था, तो वह कुछ न कुछ ऐसा करते थे जिसके वजह से यहाँ के शासक को जो है मजबूरन या यूं कहें कि अंग्रेजों से लड़ना पड़ता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू पर यह आरोप लगाया। देखेंगे कि टीपू पर ये एक आरोप लगाते हैं कि टीपू ने फ्रांसीसियों को अपने यहाँ बुलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र का आरोप लगाकर 1799 ईस्वी में आक्रमण किया, है ना। तो अंग्रेजों की ये चाल थी कि कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे वो लड़ाई करे और युद्ध हो। तो यह जो 1799 का जो युद्ध है, ये हमारे भारतीय इतिहास में एक इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग देखेंगे कि इस युद्ध जो है वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू सुल्तान में हुआ था। तो यहाँ पर क्या होता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 4 मई कब हुआ था, 4 मई 1799 को, याद रखिएगा 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। यानी
बहादुरी से लड़ा टीपू सुल्तान और अंत में जो है उसे अंग्रेज जो है वो मार डालते हैं। और जब वो मर जाते हैं तो अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के मृत्यु के पश्चात मैसूर का जो राजकाज होता है वह वाडियार राजवंश को जो है वो सौंप देते हैं। तो इस तरह से हमारे भारतीय इतिहास में जो है मैसूर युद्ध जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि इसी युद्ध में टीपू सुल्तान जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ने की एक अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का या उसके साम्राज्य विस्तार को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने बहुत ही मेहनत की। लेकिन चूंकि उस दौरान में भी हम देख सकते हैं कि अंग्रेजों का पलड़ा भारी था, क्योंकि वह कुछ न कुछ ऐसा करते थे, कुछ न कुछ ऐसा कूटनीतिक चाल चलते थे जिसकी वजह से जो है यहाँ भारतीय शासकों को हार का सामना करना पड़ता था। एक चीज और याद रखेंगे बच्चों कि टीपू सुल्तान आधुनिक काल का पहला शासक था जो युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुआ। यानी याद रखना है कि टीपू सुल्तान आधुनिक काल का पहला शासक था जो युद्ध करते हुए मैदान में मृत्यु को प्राप्त हुआ। टीपू ने रंगापट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था तथा भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। यानी ये कहा जाए कि टीपू ने ही जो है पहली स्वतंत्रता, अंग्रेजों से स्वतंत्रता का जो है युद्ध जो है ये प्रारंभ किया था। और जैकोबिन क्लब की स्थापना, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी, तो वो थे टीपू सुल्तान। ये याद रखना है, ठीक है। तो अब हम आज जो है यहीं तक वीडियो को रोकते हैं और आशा करते हैं कि आज आप लोग को इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली होंगी। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुशहाल रहें और आसपास साफ सफाई रखें, बड़ों की आज्ञा माने और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।